हाय एवरीवन। तो हमने पिछले लेक्चर में कवर करा था कि डिफरेंशिएशन मैंने समझाने की कोशिश करी थी कि एक्चुअली स्लोप ग्रेडियंट कैलकुलस डीप लर्निंग के पर्सपेक्टिव से क्या होता है और क्या हम चीज़ें जो हैं यहाँ पर समझना चाहते हैं। तो 2 सेकंड रिवाइज करते हैं। आज का लेक्चर जो है कंटिन्यूएशन में होगा डिफरेंशिएशन के। हमने एक सिंपल एग्जांपल समझा था जो हमने देखा था 3x² - 4x + 5, जो हमने डेस्मॉस पर जाके वेबसाइट पर जाके प्लॉट करा था और फिर देखा था कि स्लोप कैसे यहाँ पर चेंजेस होते हैं। ठीक है। तो न्यूरल नेटवर्क के रिस्पेक्ट में हमने आखिरी में बात करी थी कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। कहाँ गया? अबे हाँ, न्यूरल नेटवर्क्स के रिस्पेक्ट में भी हमने फिर सिग्निफिकेंस जो है बात करी थी इसकी कि क्या हम देखना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं। और हमने ये बोला था कि मैं आपको अभी एक चीज़ बताना भूल गया। ठीक है, x = 0 पे मैंने आपको समझाया था, x <0 पे समझाया था, x = 0 पे नहीं समझा पाया था, मैं भूल गया था। तो आज हम पहले x = 0 पर देखेंगे 2 मिनट में क्या होता है। फिर हमने अभी तो 3x² - 4x + 6 शायद था जिसका हमने एग्जाम्पल प्लॉट करा था। आज हम a टाइम्स b + c के रिस्पेक्ट में एक एग्जाम्पल देखेंगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हो रहा होता है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर न्यूरल नेटवर्क के वेट होते हैं और फिर यहाँ पर इनपुट होता है 2 3 4 अलग अलग वेट होते हैं, ये इनपुट भी अलग अलग वैल्यूज होती हैं और फिर w टाइम्स x होता है और प्लस b होता है। ठीक है, अल्टीमेटली ये हो रहा होता है हमारा हर एक न्यूरॉन के अंदर, ये लीनियर कैलकुलेशन हो रही होती है। अच्छा, तो अगर मेरा यहाँ पर w टाइम्स x + b हो रहा है एज्यूमिंग, और मैं एक चीज़ और याद रखना हमेशा कि जब भी अगर मैं यहाँ पर इस w के रिस्पेक्ट में w.grad बोलता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि लॉस फंक्शन के रिस्पेक्ट में मेरा स्लोप कितना है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि कैसे लॉस फंक्शन चेंज होगा, कैसे लॉस फंक्शन चेंज होगा जब हम वेट को जरा सा चेंज करते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्यों है? इसका सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि मैंने कहा कि जब हम प्रेडिक्शंस करते हैं फॉरवर्ड पास से करने के बाद, तो मेरे पास यहाँ पर लॉस निकल के आता है कि एक्चुअल और प्रेडिक्शन में क्या फ़र्क है। और जब वो लॉस जो आता है मेरा कैपिटल एल, मैं अब इस लॉस को मिनिमाइज करना चाहता हूँ। मैं इसको क्या करना चाहता हूँ? मिनिमाइज करना चाहता हूँ। इसको मिनिमाइज कैसे करूँगा? वो मेरा डिपेंड करेगा वेट पर। मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास किसी न्यूरॉन का वेट डब्ल्यू दे रखा है और मैं उसका w.grad मुझे पता होता है, ये पिछले लेक्चर का है सारा, कि अगर ग्रेडियंट जीरो से बड़ा है, ग्रेडियंट जीरो से बड़ा है तो इसका मतलब अब मेरे पास क्या गिवन होगा? मेरे पास ये गिवन होगा कि ग्रेडियंट मेरे पता होगा, इसका स्लोप पता होगा, w.grad इज dl/dw। मुझे ये पता होगा कि ये जीरो से बड़ा है, जीरो से छोटा है या इक्वल टू जीरो है। एज्यूमिंग कि ये ग्रेटर देन जीरो हो गया, अगर ये ग्रेटर देन जीरो हो गया तो अगर मैं अपने डब्ल्यू को +h करूंगा, छोटा सा बढ़ाऊंगा, तो मेरा लॉस बढ़ेगा। ठीक है, अब लॉस बढ़ाना है घटाना है वो डिपेंड करता है। अगर लॉस नेगेटिव हुआ तो हम बढ़ाना चाहेंगे क्योंकि हम लॉस को हमेशा जीरो पे लेके जाना चाहेंगे। अगर लॉस मेरा पॉजिटिव हुआ तो हम क्या करना चाहेंगे? घटाना चाहेंगे। समझने की चीज़ क्या है यहाँ पर? समझने की सिर्फ चीज़ इतनी है कि अगर मेरे पास w.grad दे रखा है और मेरे पास w दे रखा है तो मेरा लॉस कैसे चेंज होएगा वो मुझे समझना है। w.grad, मेरे पास w.grad है, मेरे पास w है और मेरे पास मेरा लॉस जो है वो कैसे चेंज होएगा ये मुझे समझना है जब मैं w को चेंज करूँगा। ठीक है, उस चीज़ को समझने के लिए मुझे w.grad समझना है। w.grad होता है मेरा dl/dw। अगर ये जीरो से बड़ा हुआ तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर w में तो कोई भी जोरा सी चीज़ जो है +h करूँगा, आगे बढ़ाऊंगा w को x एक्सिस पे, तो लॉस मेरा जो है वो बढ़ेगा। मतलब लॉस बढ़ेगा का क्या मतलब है? न्यूमेरिकली जो ये था तो ये यहाँ पर जो है इंक्रीज करेगा, तो आउटपुट जो है बढ़ेगा। लॉस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा उससे मुझे अभी करंटली मतलब नहीं है। मैंने सिर्फ इतना बोला कि फंक्शन बढ़ेगा अगर हमारा इनपुट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि x.grad जो है वो जीरो से बड़ा है। x.grad अगर जीरो से छोटा है और मैं अगर इनपुट को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो फंक्शन मेरा घटेगा। ठीक है, अब जो एक चीज मैं बतानी रह गया था, अगर x.grad मेरा इक्वल टू जीरो हो जाता है तब क्या होगा? अगर ग्रेडियंट जीरो है तो ग्रेडियंट जीरो का मतलब ये है कि लॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, या फिर सिंपल समझते हैं कि फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जब हम इनपुट को चेंज कर रहे हैं। मतलब कि ये हमारा कहीं मिनिमा का पॉइंट होगा, तो इसका मतलब अगर मैं जरा सा यहाँ पर बढ़ाऊंगा तो मेरा जो है फंक्शन की वैल्यू सेम रहेगी यहाँ और यहाँ पर। ठीक है, ग्रेडियंट जीरो का क्या मतलब है? द फंक्शन वैल्यू रिमेन्स सेम। क्या रहती है? रिमेन्स सेम ऑन इंक्रीजिंग x बाय +h।
ठीक है, जरा सा बढ़ा दो या जरा सा घटा दो तो फंक्शन जो है सेम ही रहेगा जो पहले था। ग्रेटर देन जीरो के केस में जब एक्स ग्रेडियंट जीरो था तो एक्स को जरा सा बढ़ाने पे फंक्शन जो है वो मेरा बढ़ रहा था। जब एक्स ग्रेडियंट इज लेस देन जीरो था तो एक्स को जरा सा बढ़ाने पर फंक्शन मेरा घट रहा था। जब एक्स डॉट ग्रेडियंट मेरा इक्वल टू जीरो है तो एक्स को जरा सा बढ़ाने पर मेरा फंक्शन जो है वो सेम रह रहा है। पहली चीज मैंने समझाई, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट रह गया था। हमने आखिरी बार जब चीजें खत्म, और ये चीज समझना बहुत जरूरी है। क्यों समझना जरूरी है? जो एल्गोरिदम नींव है न्यूरल नेटवर्क की, वो समझने के लिए ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ग्रेडियंट के बदलने पर इनपुट कैसे बदलेगा, कि मेरा ओवरऑल लॉस कैसे होगा। क्यों? मैंने आपको बताया था न्यूरल नेटवर्क में अगर मेरे पास कोई न्यूरल नेटवर्क होता है तो इनपुट लेता है, अंदर जाता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है, मैथमेटिकल आउटपुट निकालता है, लॉस कैलकुलेट करता है, लॉस को क्लोज टू जीरो लाना चाहते हैं हम। लॉस जो है नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, बस लॉस को मिनिमाइज करना चाहते हैं, मतलब क्लोज टू जीरो लाना चाहते हैं। उसके लिए मैं अपने जो न्यूरल नेटवर्क के जो यहाँ पर वेट आते हैं उनको मैं उस हिसाब से ट्वीक करता रहता हूँ। ट्वीक करूँगा ग्रेडियंट के रिस्पेक्ट में। इतनी चीज़ें जो हैं समझ में आनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए कोड करने से पहले। अभी तक तो हम कोडिंग पे आए भी नहीं हैं, तो इस वाली चीज़ में मैं यहाँ पर एक अगला पॉइंट ऐड कर दूंगा। ठीक है, नई स्लाइड पे ही करता हूँ। अभी तक तो हमने कोड करना शुरू भी नहीं करा है, उससे पहले ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। आज के भी लेक्चर में हम एक नया एग्जाम्पल देखेंगे ताकि मैं आपको अभी तक तो आपने देखा कि, चलो पहले ये चीज़ लिख देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अरे ये क्या हुआ? अच्छा ये ऐसे ही रहता है क्या? ओके। यहाँ पर एक आखिरी चीज़ जो है मैं लिखना चाहूँगा कि एक्स डॉट, ठीक है, अगर मैं एक्स में एक्स प्लस एच करता हूँ और एक्स डॉट ग्रेडियंट जो है वो मेरा इक्वल टू ज़ीरो होता है तो ओवरऑल जो मेरा फंक्शन है वो जो है सेम रहेगा। अगर मैं इस चीज़ को एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँ तो यहाँ पर देखो, कंडीशन नेगेटिव, कंडीशन एक्स इज ज़ीरो। ठीक है, इस पूरी चीज़ को मैं सेम रखूँगा, इस पूरी चीज़ को मैं कॉपी करूँगा। ठीक है, हमने दो कंडीशन पढ़ी थी कि भाई एक कंडीशन पढ़ी थी जीरो से बड़ा है तो क्या होगा, एक कंडीशन पढ़ी थी जीरो से छोटा है तो क्या होगा। अब हम पढ़ रहे हैं कि कंडीशन अगर जीरो है तब क्या होगा। सॉरी, यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान से देखो, जूम करता हूँ। भाई यार ये हिल क्यों रहा है? तो क्या क्या चीज़ें बोलनी है? पहली चीज़ तो ये बोलनी है कि एक्स जो है, और ये कौन सी कंडीशन है, कंडीशन थ्री के लिए है। कंडीशन थ्री के लिए है जब एक्स इज ज़ीरो, एक्स इज ज़ीरो नहीं कहना चाहिए, एक्स जब पॉजिटिव था नेगेटिव वो भी चीज़ मैंने गलत बोल दी। फंक्शन वाज इंक्रीजिंग, ठीक है, ये नहीं बोलना चाहिए। एक्स पॉजिटिव नेगेटिव कैसे, सॉरी मेरी गलती है। फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है, और फंक्शन इज डिक्रीजिंग, राइट। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के रिस्पेक्ट में हमें बात करनी चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, दूसरी कंडीशन डिक्रीजिंग, या फिर मैं दूसरी तरीके से इसको लिखता हूँ। एक और बेहतर तरीका इसको लिखने का है कि स्लोप, जो मैंने एक्स लिखा है यहाँ पर स्लोप आना है, वो स्लोप इज लेस देन ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्लोप इज ग्रेटर देन ज़ीरो। स्लोप इज ग्रेटर देन ज़ीरो, तो स्लोप जब ज़ीरो होएगा तब की क्या कंडीशन होएगी, हम वो जो है हिस्सा समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्लोप जब मेरा ज़ीरो होएगा तब क्या हमारे पास यहाँ पर चेंजेस आने चाहिए। डायग्राम में अगर ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा बड़ी आराम से। ठीक है, यही चीज़ देख के मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा।
ठीक है, अब इसमें देखो क्या हो रहा है। मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ क्या, सॉरी। ये x है, ये x प्लस एच है, तो ये मेरा h हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है f ऑफ x था, यहाँ पर आउटपुट में f ऑफ x प्लस एच आया, तो स्लोप क्या होगा मेरा, फंक्शन में जोड़ा, जो घटाया, नॉर्मलाइज करा, ये मेरा स्लोप आ गया, मतलब मेरी सेंसिटिविटी आ गई इसकी। तो यहाँ पर f ऑफ x प्लस एच इज क्लोजली इक्विवेलेंट टू f ऑफ x फॉर h टेंडिंग टू जीरो, मतलब h.0001 कुछ हुआ तब। अगर ऐसा होता है तो फंक्शन नॉट रिस्पॉन्डेड। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं स्लोप इज इक्वल टू जीरो, एक्स से एक्स प्लस एच करा, ठीक है, विच विल बी ग्रेटर, दोनों ये होगा या ये होगा, या फिर इक्विवेलेंट का सिंबल यहाँ पर लगेगा। अब मैं पहले से आईपैड में बेटर हो गया हूँ 3-4 लेक्चर में ही। By definition, slope is the sensitivity of the measure of change of function with respect to input. The slope of above function is 0. So if h is added to x, then function will definitely remain same. तो हम लॉस फंक्शन के इस पॉइंट पर पहुंचना चाहते हैं। एज्यूम करो, ठीक है, एज्यूम करो ये तुम्हारे न्यूरल नेटवर्क का लॉस फंक्शन है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू लेट अस से 1 ट्रिलियन वेट्स के रिस्पेक्ट में है ये, ठीक है, डिफरेंट 1 ट्रिलियन इनपुट्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एक बहुत ही हाई डायमेंशनल स्पेस में इस लॉस फंक्शन को मैं मिनिमम करना चाहता हूँ, चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, मैं इस पॉइंट पर लेके जाना चाहता हूँ। अभी ज़रूरी नहीं कि ये पैराबोला हो, ये फंक्शन एक हाई डायमेंशनल स्पेस में होगा, तो तुम समझ लो कि हम 3D सोच सकते हैं। तो ये एक बहुत ही हाई डायमेंशनल स्पेस में बिल्कुल फैला हुआ होगा, ठीक है, जिसमें मल्टीपल लॉसेज आएंगे, और वो आएंगे मेरे ख्याल से इसको ग्रेडियंट डिसेंट बोलते हैं, बट वो टर्म थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है मुझे। मेरे ख्याल से इसका 3D विजुअलाइजेशन था, मैं एक बार दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। एक सेकंड दो मुझे। या मैं एक अच्छी सी फिगर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ लॉस की, बट खैर ये वाली फिगर ही चल जाएगी। मेरी स्क्रीन पे देखना, मैं एक डायग्राम दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखो, बाकी सब छोड़ दो। तो ये ऐसा कुछ 3D स्पेस में तुम्हें दिखाई देगा। तो हम बहुत सारे तुम्हें लोकल मिनिमा दिख रहे होंगे, गड्ढे दिख रहे होंगे, तो हम सबसे नीचे वाले पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा नीचे भी नहीं तो ओवरफिट हो जाएगा, ठीक है। एक डिसेंट वैल्यू पे हम, हमारे पास मल्टीपल स्टेप्स होते हैं जहाँ पर हम अपने इवैल्यूएशन सेट को देखते हैं कि कहाँ पर सबसे बेस्ट वहाँ पर लॉस आ रहा है, उसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि अच्छा ठीक है, तो ये वाला चेक पॉइंट हमारे लिए बेस्ट है, तो मल्टीपल डिफरेंट लॉस के चेक पॉइंट्स पे हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ऐसे समझ रहे होगे कि ये तुम्हारा इनपुट है। अब इनपुट जो है यहाँ पर हम तो 3D समझ सकते हैं, अब तुम इसको एक बहुत ही बड़ी स्पेस में समझो, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकली हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। और उसके रिस्पेक्ट में हमारा ये जो लॉस का फंक्शन है, मतलब ये जो आउटपुट्स हैं, उसके रिस्पेक्ट में हम नीचे नीचे मिनिमा की तरफ जाना चाहते हैं। यही चीज़ मैंने आपको इसमें भी दिखाने की कोशिश करी है, ठीक है। इसको एक 3D स्पेस की तरीके से समझो, हम बहुत सारे मैक्सिमम मिनिमम में मिनिमा की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। किसकी मदद से हम बताएंगे कि भाई अगर हमारा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्रेडियंट जो है किसी वेट का, ठीक है, 0 से बड़ा है, तो मैं कहूँगा कि लॉस को कम करो अगर हमने प्लस एच करा है। अगर मैं यहाँ पर किसी पॉइंट पर होता और मैं कहता कि मेरा ग्रेडियंट जो है अभी क्या है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, तो लॉस तो करंटली पॉजिटिव है, ठीक है। तो मैं, अच्छा, अब ये वाला डायग्राम दोबारा से समझने की कोशिश करना, मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में न्यूरल नेटवर्क का पहले से डायग्राम मौजूद है। अच्छा तुम देखो हम क्या अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, ठीक है। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो लॉस मेरे यहाँ पर मेरा पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अगर हम ये सेम चीज़ थर्ड इसमें होते, थर्ड क्वाड्रेंट में होते, ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इस क्वाड्रेंट में होते, तो हमारे पास लॉस जो है इसमें होते, तो लॉस जो है नेगेटिव होता है, इनपुट नेगेटिव होता। अगर हम यहाँ होते, लॉस नेगेटिव होता है, इनपुट जो है लॉस जो इनपुट जो है वो आउटपुट जो है पॉजिटिव होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो तुम या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे एज्यूमिंग, या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। अच्छा, अगर तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो तुम्हें पता है आउटपुट जो है मेरा हमेशा पॉजिटिव है, मतलब कि लॉस की वैल्यू पॉजिटिव है। इनपुट तो हमेशा मेरा पॉजिटिव, मतलब न्यूरल नेटवर्क के वेट तो हमेशा मेरे पॉजिटिव ही होंगे। आपने देखे होंगे 0.001, 0.12, तो डेसिमल नंबर्स हैं,
अब नीचे की तरफ अगर हम आएंगे तो इनपुट पॉजिटिव होंगे, लॉस की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, एज्यूमिंग कि तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, पहली चीज़। ठीक है, यू आर इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पर हो तुम। ठीक है, तुम्हारी लॉस की वैल्यू यहाँ पर है इस वेट के रिस्पेक्ट में। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ग्रेडियंट जो है क्या जीरो से बड़ा है? हाँ, मुझे ये पता है जीरो से बड़ा है, और मुझे पता है वेट तो ग्रेटर देन जीरो है ही है। अगर ऐसा है तो मुझे क्या डब्लू को बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आने के लिए? खुद सोचो 2 मिनट। ऑब्वियसली मुझे डब्लू को घटाना चाहिए। यहाँ पर डब्लू माइनस एच अगर करूँगा तो लॉस मेरा घटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डब्लू इज प्रोपोर्शनल टू लॉस, क्योंकि ग्रेडियंट जो है जीरो से बड़ा है, और ये लॉस भी पॉजिटिव है, तो डब्लू घटाऊंगा तो लॉस भी घटेगा, तो यहाँ पहुँच जाएंगे। इस केस में मैं लॉस को घटाना चाहूँगा। सिमिलरली एज्यूम करो कि लॉस जो है यहाँ पर होता। ठीक है, लॉस अभी जीरो से बड़ा है। ठीक है, वेट हमारा जीरो से बड़ा है। ठीक है, और डब्ल्यू डॉट ग्रेड ग्रेडियंट इस समय क्या है, क्या जीरो से छोटा है? हाँ, मैं लॉस को किस पे लेके जाना चाहता हूँ? जीरो की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। तो कैसे लेके जाऊँगा? डब्ल्यू को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो मैं जो है जीरो की तरफ जा रहा हूँ। तो मुझे किसको देख के बताना है? ग्रेडियंट को देख के बताया मैंने। मैंने कहा ग्रेडियंट जीरो से छोटा है। ग्रेडियंट अगर जीरो से छोटा है, अगर ग्रेडियंट जीरो से छोटा है, इस पॉइंट पर नेगेटिव है, और मेरे पास डब्ल्यू एक नंबर है, तो मुझे लॉस को जीरो पे लेके जाने के लिए क्या करना होगा? अगर मैंने वेट को बढ़ाया तो लॉस मेरा कम होगा। ऑब्वियसली वेट को बढ़ाया तो लॉस मेरा कम होगा। क्यों? क्योंकि अभी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी डायरेक्टली इन्वर्सली वाला कॉन्सेप्ट यहाँ तो सही चल रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आते ही खिचपिच खिचपिच शुरू हो जाती है थोड़ी सी। अब एज्यूम करो कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, इस चीज़ को तुम अलग से लिख सकते हो, ज़्यादा ऐसा कुछ खास समझने की चीज़ नहीं है ये, बट बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं समझाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली में न्यूरल नेटवर्क में ये बैक प्रोपगेशन की नींव बन रही है। ठीक है, कि ये आइडिया आखिर जॉफरी हिंटन को आया कैसे। ठीक है, और ये बहुत ही मैथमेटिकल है। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम होते हैं तो हम ये कहते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में इनपुट जीरो से बड़ा होता है, एक्स इज पॉजिटिव, लॉस मतलब योर आउटपुट इज नेगेटिव। ठीक है, एक्स कह दो, डब्ल्यू कह दो। ठीक है, एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज नेगेटिव। क्यों? वाई इज नेगेटिव, एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज नेगेटिव। एज्यूम करो कि यही वो वाला ग्राफ है, फोर्थ वाला। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या हो रहा होगा? डब्ल्यू तो जीरो से बड़ा है, क्या ग्रेडियंट जीरो से बड़ा है? हाँ, बड़ा है, स्लोप जीरो से बड़ा है। और क्या लॉस नेगेटिव एक नंबर है? अगर लॉस नेगेटिव नंबर है तो मैं लॉस को जीरो की तरीके तरफ लेके जाना चाहूँगा। अगर मैं लॉस को जीरो की तरफ लेके जाना चाहूँगा तो क्या मुझे अब लॉस की वैल्यू को बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए? अगर मुझे नेगेटिव टू जीरो जाना है तो मुझे लॉस को, जो करंट न्यूमेरिकली है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो नेगेटिव में थोड़ा पॉजिटिव जोड़ूंगा तो टेंडिंग टुवर्ड जीरो होगा। अच्छा, तो लॉस को बढ़ाना है अल्टीमेटली। अगर लॉस को बढ़ाना चाहते हो तो क्या मुझे डब्ल्यू को बढ़ाना पड़ेगा? हाँ, तो डब्ल्यू को अगर मैं बढ़ाऊंगा, क्योंकि ग्रेडियंट जीरो जीरो से बड़ा है, अगर इनपुट को बढ़ाऊंगा जरा सा तो ग्रेडियंट अगर जीरो से बड़ा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि लॉस बढ़ेगा। तो इसलिए हम नेगेटिव टू जीरो जा पाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर देखो, ग्राफ को मत ऑब्जर्व करना भी, ग्राफ तो कुछ ऐसा बनेगा इसका। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, और ये ऐसा जो ग्राफ बनने के बाद यहाँ पर मैं कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर वो पिछला एग्जाम्पल कुछ यहाँ पर था। ठीक है, ये वाला पॉइंट था। तो जीरो पे जाने के लिए तुम्हें डब्ल्यू को बढ़ाओगे, ग्रेडियंट जीरो से बढ़ा, तो ये वाला एग्जाम्पल था वो। इस ग्राफ से मत देखना। इसी एग्जाम्पल में तुम अगर यहाँ पर हो तो तुम्हारा स्लोप क्या है इस समय? इस पॉइंट पर स्लोप क्या है तुम्हारा? इस पॉइंट पर स्लोप जो है तुम्हारा, ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव है डब्ल्यू का। उसके रिस्पेक्ट में लॉस तो यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, अब मुझे लॉस को जीरो की तरफ लेके जाना है। जीरो की तरफ अगर लेके जाना है तो ये तो कंफर्म है, अगर मेरे पास ग्रेडियंट गिवन है, जो कि जीरो से छोटा है, डब्ल्यू गिवन है, जीरो से बड़ा ही होगा ऑब्वियसली। अब मैं इसमें जोड़ूंगा या घटाऊंगा? मैं वेट को बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा? मैं वेट को डेफिनेटली घटाना चाहूंगा, ताकि जो है मेरा लॉस बढ़े। मतलब बढ़ेगा मतलब है नेगेटिव टू जीरो जाए। इसी चीज़ में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, बट अगर यहाँ पर समझ गए इस चीज़ को तो मेरे ख्याल से कंप्लीट हो जाएगी चीज़, न्यूरल नेटवर्क का इतना समझाना, इतना ज़्यादा समझाना। तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि जब जरा सा एक्स बढ़ाऊँ, मतलब कि वेट को जरा सा बढ़ाऊँ या वेट को जरा सा घटाऊँ, तो मेरा लॉस जो है तब भी ज़ीरो के आसपास ही, क्लोज टू ज़ीरो रहे। एग्जैक्टली जीरो हम इसलिए नहीं करते, तो वो रिमेंबर कर लेता है, मेमोरी में स्टोर कर लेता है अपनी। ठीक है, वेट्स की कि अच्छा ये एग्जैक्ट हमें चीज़ें याद है। हैरानी की बात यह है कि इतनी चीज़, बेसिक अंडरस्टैंडिंग करते हुए वाली चीज़ जो हम सदियों से करते आ रहे हैं, ये हमें इंटेलिजेंस दे सकती है। तो एक्स डॉट ग्रेडियंट अगर हमारा इक्विवेलेंट टू ज़ीरो है, एक्स ज़ीरो से बड़ा है, तो फंक्शन रिमेन्स
सेम। ये मेरी पहली बात हो गई आज के लेक्चर की। दूसरी बात जो मैं करना चाहूँगा एक नए एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, एक नए एग्जाम्पल के साथ समझना चाहूँगा मैं, वो है मेरा मेरे पास तीन इनपुट हैं ए बी और सी, और मैं डी निकालता हूँ ए टाइम्स बी प्लस सी करके, ठीक है। तुम्हें ए डॉट ग्रेड निकालना है। ए डॉट ग्रेड इज योर डी डी बाय डी ए, बी डॉट ग्रेड इज योर डी डी बाय डी बी, एंड सी डॉट ग्रेड विल बी योर डी डी बाय डी सी। ये निकालना चाहते हो, ठीक है, स्लोप निकालना चाहते हो। अब तक तो मेरे ख्याल से याद हो गया होगा कि ए डॉट ग्रेड जब भी लिख रहा हूँ तो आउटपुट के रिस्पेक्ट में करंट वेरिएबल का क्या है, आउटपुट के रिस्पेक्ट में करंट वेरिएबल का क्या है, आउटपुट के रिस्पेक्ट में करंट वेरिएबल का क्या फंडा है। ओके, अब हम इसको वैसे ही देखेंगे जैसे हमने पहले देखने की कोशिश करी थी कि कैलकुलस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ठीक है, कोड में देखेंगे और मैथ्स में पेन पेपर पे सॉल्व करके देखेंगे बाय डेफिनेशन कि क्या हो रहा है। एज्यूम करो, ठीक है, एज्यूम करो कि ए की वैल्यू जो है मेरे पास, जो इन्होंने ले रखे हैं वही ले लेते हैं। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -3 है, और सी की वैल्यू जो है मेरी 10 है, ठीक है। और यहाँ से चीज़ें हम शुरू करते हैं। अच्छा, ए के रिस्पेक्ट में पहले कंडीशन में ए के रिस्पेक्ट में जो है बात करते हैं कि ए डॉट ग्रेड क्या आएगा, ठीक है। फिर हम अल्टीमेटली वहाँ से करेंगे कि डी की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। तो अब मेरी उस पर आ जाओ तुम, कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ जाओ। अच्छा, उससे पहले क्या मैं ये जानता हूँ कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच। क्या यहाँ पर एक्स ए है मेरा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? ठीक है, फंक्शन ऑफ ए प्लस एच माइनस ए अपॉन एच क्या होगा? आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। अगली लाइन में लिखता हूँ, फंक्शन ऑफ ए प्लस एच कितना होगा मेरा, ठीक है, और फंक्शन ऑफ ए कितना होगा? ए प्लस एच टाइम्स बी प्लस सी माइनस ए टाइम्स बी प्लस सी डिवाइड बाय टोटल एच। अगर ये होगा तो ये खुल जाएगा, तो ए टाइम्स बी प्लस एच टाइम्स बी प्लस सी माइनस, पता नहीं मेरा कैमरे से कट ना रहा हो, मैं नीचे लिखता हूँ माइनस ए टाइम्स बी माइनस सी, ए टाइम्स बी से ए टाइम्स बी कट गया डिवाइड बाय एच, तो फाइनल आउटपुट क्या बचा मेरा? बी बचा। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर? कहने का मतलब ये है कि ए डॉट ग्रेड इज इक्वल टू बी, ठीक है, ए डॉट ग्रेड इज इक्वल टू बी। कैसे? पेन पेपर पे सॉल्व करके निकाला ना हमने, पहली चीज़ करेक्ट। बाय कैलकुलस देखते हैं अब, ठीक है, कैलकुलस से देखते हैं। जब हम कैलकुलस से चीज़ें देखेंगे तो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? मैंने कहा कि मेरे पास डी इज इक्वल टू ए टाइम्स, पेंसिल का कलर बदलते हैं, ए टाइम्स बी प्लस सी है। मुझे निकालना क्या है? ए डॉट ग्रेड। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट दी ए डॉट ग्रेड, तो वो होगा मेरा डी डी बाई डी ए। अगर ये डी डी बाई डी ए है तो डेरिवेटिव, अब किसी ने अगर मल्टीपल वेरिएबल के साथ नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ पर बताता हूँ, कुछ नहीं, बहुत सिंपल होता है। पहले प्लस को दो टुकड़ों में तोड़ दो, ए टाइम्स बी प्लस डी सी बाय डी ए, ठीक है। जब एक चीज़, जब हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल, अब यहाँ पर तुम अगर देखोगे तो तुम्हारे पास ए है, बी है और सी है, तुम डेरिवेटिव ए के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो बी एंड सी विल बी योर कांस्टेंट। अगर बी और सी कांस्टेंट है तो चेंज क्या होगा? ए के रिस्पेक्ट में डी सी बाई डी ए विल बी जीरो। क्यों? क्योंकि सी इज़ कांस्टेंट, सी इज़ अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का चेंज जीरो होता है, ठीक है। या फिर प्रॉपर्टी भी होता है सिंपली, अगर तुम्हें पता हो, बचपन में पढ़ी थी हमने, डी सी बाई डी ए जीरो इफ सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो एज सी इज इक्वल टू के, बी इज इक्वल टू के टू समथिंग, मतलब कांस्टेंट है ये बता रहा हूँ, तो दिस विल बिकम इक्वल टू ज़ीरो। अब मेरे पास क्या बचता है?
मेरे पास बचता है डेरिवेटिव मल्टीप्लाई रूल, अगर किसी को पता हो, डी ए बाई डी ए, बी को कांस्टेंट माना, ठीक है, प्लस नहीं आता, प्लस प्लस क्या होता है, ए का कांस्टेंट माना डी बी बाय डी ए। क्या मेरा, मैंने अभी बोला कि क्या बी इज इक्वल टू के टू बी ए कांस्टेंट है, हाँ कांस्टेंट है। अगर अगर ये कांस्टेंट है तो डी बी बाई डी ए, बी का चेंज जीरो हो जाएगा, ए का डेरिवेटिव अपने के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ए की पावर वन, वन सामने आया, वन माइनस वन जीरो, वन ए जीरो इज़ वन, तो बी बच गया मेरे पास यहाँ पर फाइनली। तो क्या सेम आ रहा है ग्रेडियंट यहाँ पर कैलकुलस से भी, हाँ सेम आ रहा है। ठीक है, ये बहुत सेम सिंपल सी चीज़ थी मेरे ख्याल से, ये हमने बचपन में बहुत बार पढ़ी है, तुरंत ही कर देना चाहिए। हमने आईआईटी की प्रिपरेशन करते हुए इससे 50 गुना मुश्किल सवाल करे होंगे। तो ए डॉट ग्रैड इज इक्वल टू बी, ठीक है, और इक्वल टू बी आया, और ये किसके रिस्पेक्ट में हो गया मेरा, कैलकुलस के रिस्पेक्ट में हमें चीज़ समझ में आई। ठीक है, अब कोड के रिस्पेक्ट में देखते हैं। अब कोड के रिस्पेक्ट में देखने की कोशिश करते हैं, आओ मेरी स्क्रीन पर देखो अब। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, बी की वैल्यू क्या है, कोई मुझे ये बता सकता है? बी की वैल्यू हमने जो एज्यूम करी थी -3, तो इन सबका स्लोप क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ए डॉट ग्रेड की वैल्यू -3 है, तो मैं यहाँ पर अगर आखिरी में लिखूँ, देखो मुझे याद रहता है, अगर मैं आखिरी में लिखूँ वी नो डैट, सॉरी, वी नो डैट ए डॉट, वी नो डैट बी इज इक्वल टू -3, सो ए डॉट ग्रेड इज इक्वल टू -3। इसका क्या मतलब है कि ए डॉट ग्रेड इज लेस देन ज़ीरो। ठीक है, ए डॉट ग्रेड इज लेस देन ज़ीरो, करंट ए जो है मेरा क्या है, 2 है, मतलब करंटली माई ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, और करंट तो अच्छा, और अगर मेरी डी की वैल्यू मैं ज्यूम करूँ 2 × -3, इसको ध्यान से देखो, 2 × -3 इज -6, 10 - 6 इज 4, तो डी की वैल्यू करंटली ग्रेटर देन जीरो है, जैसे कि ग्रेटर डी इक्वल टू 4 है, ग्रेटर देन जीरो है। तो अगर मुझे डी को जीरो की तरफ लाना है, मेरे मुझे अगर डी को जीरो की तरफ लाना है, तो ठीक है, ये देख रहे हो ना, ये ए टाइम्स बी प्लस सी तुम्हारा न्यूरल नेट है। ठीक है, ऐसा वाला ए टाइम्स बी प्लस सी, और आउटपुट तुम्हारा निकला, लॉस तुम यहाँ पर निकालोगे, जिसको मैंने अभी आउटपुट ही मान लिया। तो डी को कम करने के लिए, अगर तुम्हें डी को कम करना है तो क्या करना होगा, ग्रेडियंट जीरो से छोटा है, इनपुट जो है जीरो से बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ए को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, अगर मैं ए को ए प्लस एच करता हूँ, ठीक है, तो मुझे ये पता है कि जब ए डॉट ग्रेडियंट मेरा नेगेटिव होता है, इनपुट को बढ़ाने पे क्या होता है, डी जो है मेरा कम होता है। डी अगर कम होता है और ये पॉजिटिव है, तो मैं यही चाहूँगा, तो मैं ए को ज़रा सा बढ़ाना चाहूँगा। अगर यहाँ पर मेरा डी जो है लेस देन जीरो होता, तो मैं ए को घटाना चाहता, क्यों, ए को घटाना इसलिए चाहता क्यों, तब मेरा जो है नेगेटिव था, तो जीरो की तरफ जाना चाहता हूँ, तब मैं जो है इसको ए को ए माइनस एच करना चाहता हूँ। दिस ए विल बी योर फ्यूचर वेट्स। ठीक है, जब हम सब कुछ इंप्लीमेंट कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही सरल सी चीज़ है, राइट। सॉरी, ये बहुत ही सरल सी चीज़ है। तो मैं यहाँ पर आखिरी सेंटेंस जो लिखता हूँ, टू डिक्रीज डी टू ज़ीरो इंक्रीज ए एज ग्रेडियंट इज लेस देन ज़ीरो। ग्रेडियंट अगर लेस देन ज़ीरो होता है, तो तुम्हें याद आता है कि अच्छा आउटपुट पॉजिटिव है, तो वैसे तुम्हें ग्राफ से नहीं देखना चाहिए, बैड प्रैक्टिस है ग्राफ से समझना। यहाँ पर तुम्हें पता है कि ए जो है, अगर मैं ए को बढ़ाऊंगा, ग्रेडियंट ज़ीरो से छोटा है, ठीक है, तो अगर मैं ए को बढ़ाऊंगा, ग्रेडियंट ज़ीरो से मेरा छोटा है, तो रेट जो है घटेगा, मतलब घटेगा अगर मैं इनपुट को बढ़ाऊंगा, डी ज़ीरो से पहले से बड़ा है, तो मैं घटाना ही चाहता हूँ, तो ए को इंक्रीज़ करना सही चीज़ है। ओके, अब कोड के रिस्पेक्ट में देखते हैं। उफ, आओ कोड के रिस्पेक्ट में देखते हैं। अच्छा, तो मैंने कहा कि अगर मेरे पास ए की वैल्यू 2.0 है, ठीक है, बी की वैल्यू -3.0 है, और सी की वैल्यू जो है मेरे पास 10 है, तो मैंने डी इक्वल टू ए टाइम्स बी प्लस सी कर दिया। तो अगर अब मैं प्रिंट करता हूँ डी को, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही,
4 ही आ रहा था। 2 × -3 इज -6 प्लस 10 इज सी। अच्छा, एज्यूम करो कि मैंने ए में एच बढ़ा दिया, ठीक है, ए को प्लस एच कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं एच को 0.001 कर देता हूँ और मैं ए को ज़रा सा बढ़ाता हूँ, क्या मैं सेम चीज़ कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर करी थी? क्या मैं सेम चीज़ कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर करी थी? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच, मैं वही सेम चीज़ कर रहा हूँ। मैंने इसको बढ़ाया ज़रा सा, तो मेरे डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? डी प्लस करूँगा मैं और प्रिंट जो है डी प्लस को करूँगा। तो क्या हमने देखा, ठीक है, और अब मैंने कहा कि स्लोप क्या होता है? इट विल बी दिस प्रिंट स्लोप। क्या स्लोप मेरा -3 आया? क्या स्लोप मेरा -3 आया यहाँ भी? यहाँ पर स्लोप मेरा -3 आ गया, बिल्कुल सही आ रहा है। क्या मेरा जब कैलकुलेट करा था तो क्या यहाँ पर भी -3 आ रहा था? दिस -3 इज योर बी। ठीक है, तो हमारी थ्योरी क्या यहाँ पर सही होती है? तो मैंने क्या कहा, अब उल्टा सोचो, मेरे पास स्लोप गिवन है, ठीक है, मेरे पास क्या है, स्लोप नेगेटिव है, डी की वैल्यू जो है मेरी क्या है, स्लोप मेरा नेगेटिव है, ठीक है, किसके, तो डी डी बाई डी ए इज़ नेगेटिव एंड ए इज़ पॉजिटिव। आउटपुट जो है एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो मैं, अगर आउटपुट एक पॉजिटिव नंबर आए तो अगर मैं ए की वैल्यू को बढ़ा दूँ, अगर मैं ए की वैल्यू को बढ़ा दूँ, ठीक है, और ये स्लोप मेरा नेगेटिव है, तो ओवरऑल लॉस जो है मेरा कम हो जाएगा, मतलब डी की वैल्यू मेरी घट जाएगी, वही मैं चाहूँगा। ओके, कोई डाउट? क्या मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है। -3 आ रहा था, उससे भी -3 आ रहा है। सेम चीज़ें अब रिपीट होंगी सारी की सारी, किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। डी डी बाय, क्या अभी तक हमने क्या निकाला है? सिर्फ ए डॉट ग्रैड डी डी बाई डी ए, बी डॉट ग्रैड डी डी बाई डी बी निकालना है और सी डॉट ग्रैड डी डी बाई डी सी निकालना है। फिर मैं ये मानूंगा, जब मैं ये तीनों कैलकुलेट कर लूँगा, तो मैं ये मान सकता हूँ कि मुझे जो है डिफ्रेंसिएशन मतलब स्लोप निकालना समझ में आ गया है। उसके बाद हम कोडिंग शुरू करेंगे। पानी पी लूँ, जस्ट अ सेकेंड। हम्म, ठीक है। मैंने बोला कि अभी तक तो हमने बस ए डॉट ग्रैड निकाला है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। क्या हमने तीनों तरीके से निकाल लिया? ठीक है, ऐसे भी निकाल लिया, कैलकुलस से भी निकाल लिया, कोड में भी देख लिया, बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है। बी डॉट ग्रैड निकालेंगे, सी डॉट ग्रैड निकालेंगे, इसके बाद मैं फाइनली कह सकता हूँ कि मुझे स्लोप समझ में आ गया है न्यूरल नेटवर्क के रिस्पेक्ट में। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क के रिस्पेक्ट में मुझे स्लोप जो है समझ में आ गया है। ओके, तो अब मैं पूरा का पूरा पेज जो है कॉपी करूंगा। अब हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे और हमें बी डॉट ग्रैड और सी डॉट ग्रैड को जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कोडिंग जो है शुरू करेंगे। अभी तक तो हमने लाइब्रेरी लिखना ही नहीं शुरू करा। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ अगर ज़्यादा अच्छे से समझ पाए तो ही फ़ायदा है, ठीक है, वरना तो कोई फ़ायदा नहीं है। बे बेसिक बहुत क्लियर होना चाहिए इस चीज़ में। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, एज्यूम करा हुए हैं तीन चीज़ें। निकालना क्या चाहता हूँ अब? बी डॉट ग्रैड, बी डॉट ग्रैड निकालना चाहता हूँ। इरेजर को छोटा करता हूँ, जूम करता हूँ। बी डॉट ग्रैड, बी डॉट ग्रैड निकालना चाहता हूँ, ठीक है। क्या यही है मेरा, मैं बी डॉट ग्रैड निकालना चाहता हूँ, ये मेरा केस 2 है, बी की वैल्यू -3 मुझे पता है। तो बी को बी प्लस एच करूँगा ज़रा सा, तो क्या हो जाएगा? ए टाइम्स बी प्लस एच प्लस सी माइनस ए टाइम्स बी प्लस सी डिवाइड में एच। तो ए टाइम्स बी प्लस ए टाइम्स एच प्लस सी माइनस ए टाइम्स बी माइनस सी अपॉन एच विच इज इक्विवेलेंट टू ए। क्या कुछ ऑब्जर्वेशन दिख रहा है यहाँ पर?
जब हमने ए डॉट ग्रेड निकाला था तो बी आ रहा था, बी डॉट ग्रेड निकाला तो ए आ रहा है। इक्वेशन ए टाइम्स बी प्लस सी थी, है ना। तो मैंने जब ए डॉट ग्रेड निकाला, मतलब डी डी बाई डी ए निकाला, तो मेरे पास बी आया स्लोप। जब मैंने बी डॉट ग्रेड निकाला, जब मैंने बी डॉट ग्रेड निकाला तो मेरे पास डी डी बाई डी बी क्या आया, ए आया। तो इसका मतलब क्या कुछ दिख रहा है कि मल्टीप्लिकेशन जब हो रहा है तो उसका दूसरे वाला हिस्सा जो है आ रहा है। ए डॉट ग्रेड निकालूंगा तो बी आएगा, बी डॉट ग्रेड निकालूंगा तो ए आएगा। इस चीज़ को याद रखना दिमाग में, ये आगे बहुत काम आएगी। और सी जो है गायब हो जा रहा है अभी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फाइनली कि बी डॉट ग्रेड इज इक्वल टू ए, फिर किस चीज़ के लिए, किसके रिस्पेक्ट में, मैथ्स के डेफिनेशन के रिस्पेक्ट में मैंने समझाया है, स्लोप के डेफिनेशन के रिस्पेक्ट में। कैलकुलस के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा होगा, अब वो चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। कूल। क्या निकालना चाहते हैं? जिसको समझ में आ गया वो स्किप कर सकता है, ठीक है। बट मेरा फर्ज बनता है कि मैं तीनों से बताऊं ताकि चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो डेरिवेटिव ऑफ बी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे तो किसी ने नहीं बताया होगा अब तक, एक एक चीज़ लिख के साथ में कोड। कोई या तो थ्योरी बताता है, कोई या तो कोड दिखाता है सिर्फ। हमारा एक्चुअली में काम क्या होना चाहिए कि बेसिक लेवल की मैथ समझ के डायरेक्ट कोड कर सकें। कॉलेज के प्रोफेसर जितने भी लोग एआई में अभी डिग्री कर रहे हैं, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, जितने भी लोग एआई में अब डिग्री कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनको सिर्फ थ्योरेटिकल बताया जाएगा और सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन समझाए जाएंगे, तो जिसकी वजह से बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैथ्स के साथ लिखने के साथ साथ कोड में नहीं आ पाएगी। और शायद अभी कोई ऐसा यूट्यूब चैनल करता भी नहीं है, मेरी नज़र में तो साथ के साथ कोड करना नहीं, कोई नहीं करता मेरे ख्याल से। अगर कोई करता हो तो बहुत ही अच्छी बात है। वी कैन स्किप दोज टॉपिक्स अगर कोई इतना ही अच्छा बता पाएगा। अच्छा, इसको कैसे करेंगे? सेम चीज़, डी बाई डी बी ए टाइम्स बी प्लस डी सी बाई डी बी। क्या यहाँ पर बी मैं कह सकता हूँ कि सी इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब बी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो ये और ये जो है मेरे कांस्टेंट हो जाएंगे कोई भी। अगर ये कांस्टेंट हो जाएंगे तो मैं लिख सकता हूँ ए टाइम्स डी बी बाई डी बी प्लस बी टाइम्स डी ए बाय डी बी प्लस, और मैं क्या लिख सकता हूँ, डी सी बाय डी बी। मैंने बोला कि सी और ए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का चेंज जो है वो ज़ीरो होगा, डी सी बाई डी बी विल बी ज़ीरो। ए इज़ ऑल्सो कांस्टेंट, तो डी ए बाई डी बी विल बी ज़ीरो। डी बी, बी का वेरिएबल बी के साथ चेंज कितना होगा, वाई इक्वल टू एक्स का चेंज हमेशा वन होता है, तो ऑब्वियसली ये मेरा आ जाएगा, दिस विल बी वन एंड दिस विल बी कमिंग आउट टू बी के। तो मैं यहाँ से भी कह सकता हूँ कि डी डॉट ग्रैड, बी डॉट ग्रैड इज इक्वल टू ए, ठीक है, बाय कैलकुलस। मेरी राइटिंग पहले से अच्छी हो गई मुझे लगता है। अब यहाँ पर क्या लिखोगे भाई? वी नो डैट, सॉरी, अरे सॉरी बोलने की आदत पड़ गई है, ज़्यादा सॉरी बोल लिया हूँ सबको। ए की वैल्यू टू है, वी नो डैट ए इज इक्वल टू टू, सो बी डॉट ग्रैड, बी डॉट ग्रैड, इरेज ही कर दो यार। मुझे ये नहीं समझ में आता, लोगों को बाहर से न्यूरल नेटवर्क्स ए आई बहुत अच्छा लगता है, बट जब इंटरनल आके जब मैथ्स को देखते हैं तो कहते हैं कि नहीं यार हमसे तो नहीं हो पाएगा। बट मेरे ख्याल से तो इससे ज़्यादा मुश्किल मैथ्स एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ी हुई होगी। तो क्या बी डॉट ग्रैड ग्रेटर देन जीरो है? अच्छा, इसको मैं नीचे लिखता हूँ फिर डिलीट करके ऊपर लाऊंगा, या फिर ऐसे ही लिख दो यार, एक सेकंड दो मुझे। ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अच्छा, क्या ग्रेडियंट जीरो से बड़ा है? बी डॉट ग्रेड इज ग्रेटर देन जीरो। क्या बी जीरो से बड़ा है, जीरो से छोटा है? बी इज माइनस थ्री, राइट? अगर तुम देखोगे बी इज इक्वल टू माइनस थ्री, हमने एज्यूम करा था पीछे, उसमें देख सकते हो। तो मैं इसको हटाता हूँ और मैं कहूँगा कि बी इज लेस देन जीरो। मुझे ये पता है कि डी की वैल्यू फोर आई थी, याद हो, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर बी इक्वल टू माइनस थ्री पर डी तो जीरो से बड़ा है। अब मुझे डी को जीरो बड़ा है, जीरो पे अगर लेके जाना है, ग्रेडियंट जीरो से बड़ा है,
बी ज़ीरो से छोटा है। अगर ग्रेडियंट ज़ीरो से बड़ा है, बी नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर को अगर मैं बढ़ाऊंगा, नेगेटिव नंबर को अगर मैं बढ़ाऊंगा आगे, ठीक है, अगर मैं नेगेटिव नंबर को बढ़ाऊंगा, जैसे कि बी -3 है तो -3 प्लस एच करूंगा, तो और ग्रेडियंट में मेरा क्या है, ग्रेडियंट मेरा ज़ीरो से बड़ा है, तो मेरा इनपुट जो है मेरा नेगेटिव है, ठीक है, आमतौर पे इनपुट नेगेटिव होता नहीं है। बी जो है ज़ीरो से छोटा है, ठीक है, बी ज़ीरो से छोटा है। बी की वैल्यू को अगर मैं बढ़ाऊंगा, डी ज़ीरो से बड़ा है, ठीक है, तो डी की वैल्यू बढ़ेगी, तो मैं बी की वैल्यू को और घटाना चाहूँगा, तो अल्टीमेटली डिक्रीज बी। टू डिक्रीज डी, अगर मुझे डी को कम करना है, टू डिक्रीज डी टू ज़ीरो, डी को ज़ीरो की तरफ लाना है, तो वी विल डिक्रीज, मतलब जितना नेगेटिव है तो बी में से मैं माइनस एच करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं बी को अगर बी माइनस एच करूँगा, तो मुझे ये पता है कि ग्रेडियंट जीरो से बड़ा है, ग्रेडियंट जीरो का मतलब कि इनपुट को बढ़ाऊंगा तो वैल्यू जो है बढ़ेगी। डी ऑलरेडी पॉजिटिव है और पॉजिटिव नहीं चाहता हूँ, घटाना चाहता हूँ, तो बी को मैं थोड़ा नेगेटिव कर दूंगा, नेगेटिव करूंगा तो डी थोड़ा और पीछे की तरफ बढ़ जाएगा, साइज ग्रेडियंट इज ग्रेटर देन जीरो। कोड में देखते हैं। ओके, कोड में क्या कह रहा है, सेम चीज़ को रिपीट करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको डी प्लस की जगह डी अंडर स्कोर ए कर देता हूँ, इसको भी ए कर देता हूँ, इसको भी ए कर देता हूँ, ठीक है, फिर मैं रिकैलकुलेट करता हूँ। उसके बाद मैंने कहा कि अगर h की वैल्यू 0.001 है और b को मैं ज़रा सा यहाँ पर बढ़ाता हूँ, ठीक है, अभी मैं b को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ज़रा सा, तो d अंडर स्कोर बी हो जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा मेरा ये चीज़। ओ सॉरी, दिक्कत क्या हुआ था, मैं सोच रहा हूँ स्लोप वन के आगे मैथ ही गलत हो गया। हमने यहाँ पर एक्चुअली ए को प्लस इक्वल टू एच करा था, तो यहाँ पर बढ़ा हुआ एच और यहाँ पर बी को भी चेंज कर दिया था, तो इसलिए स्लोप चेंज हो गया था, ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है, ऊपर वाले को कमेंट कर देना चाहिए। तो मेरा टू आ रहा है यहाँ पर, क्या मेरा टू यहाँ पर भी टू आ रहा है, ये बी डॉट ग्रेड भी टू आ रहा है, ऑब्वियसली टू आ रहा है, तो मैंने किया क्या, एच लिया, ए टाइम्स बी प्लस सी कैलकुलेट करा हुआ था, बी को थोड़ा सा बढ़ाया, ए टाइम्स बी प्लस एच प्लस सी कर दिया, दोनों को घटा दिया, जो हमने पेन पेपर पे करा था डिवाइड बाय एच करा, स्लोप निकाला, टू आया, ठीक है, और यहाँ पर भी मेरा टू आ रहा था मेरी नोटबुक पर, ठीक है। आई होप से यहाँ तक समझ गए होंगे, काफ़ी मेहनत है इस चीज़ में। अब समझ में आया कि लोग डीप लर्निंग पढ़ाना थोड़ा सा अवॉइड क्यों करते हैं, जो चीज़ें समझते हैं थोड़ी बहुत, बहुत ही मुश्किल है समझाना, टाइम कंज्यूमिंग भी है, बट खुद को भी बहुत चीज़ें समझ में आती हैं। एक बंदा है एलियट नाम का, जो मुझे बहुत ही बेहतरीन लगता है, ट्विटर पर, एक्स पर, वो 21 साल का होगा और मुझसे छोटा है 1 साल, बट उसको जिस लेवल की नॉलेज है और जो जिस लेवल का है, मतलब अलग लेवल का, तो उसने मुझे बताया था कि पढ़ाने से चीज़ें और बेटर समझ में आती हैं। हम्म, क्योंकि जब हम पढ़ा रहे होते हैं, जैसे कि बिगेस्ट इम्प्रूवमेंट स्पेस एक्स की स्टारशिप में क्या था, जब इलॉन मस्क एक पॉडकास्टर को, एक इंटरव्यूअर को चीज़ें समझा रहा था, तब उसको समझ में आया कि क्या कर रहे हैं हम लोग ये बूस्टर में, स्टेज टू सेपरेशन में, कुछ तो बताया था उसने, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बट इट वॉज क्रेजी मैन, कि मतलब इतनी सी चीज़ जो है इतना अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं समझाने का। अब आखिरी चीज़ पर आते हैं, अब हम आते हैं सी जब हमारा 10 के बराबर है तब क्या हो रहा है।
नहीं, मेरी हैंडराइटिंग सच में ख़राब है यार। पता नहीं कैसे लड़कियों की हैंडराइटिंग इतनी अच्छी होती है, एक हमारी हैंडराइटिंग आती है इतनी ख़राब आईपैड पे। पता नहीं भाई। एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में एच। ठीक है। अब क्या होगा भाई? बड़ी आसान सी चीज़ है यहाँ पर। स्लोप क्या 1 आना चाहिए? जितना डी को ए टाइम्स बी प्लस सी है। अच्छा, मैं यहाँ पर कॉमन सेंस से बता रहा हूँ, जितना सी को बढ़ाऊंगा क्या उतना डी बढ़ेगा? क्या बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो अगर तो रेट ऑफ ग्रोथ क्या 1 है? बट खैर, physics and maths are the best thing in the world. You can prove anything by invariant. The intuition which you have, that is the best part of mathematics. A times b plus c plus h minus a times b plus c, right, divide by h. सिंपल c प्लस एच लिखा हुआ है, इस फंक्शन को कारगर साबित कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। a टाइम्स b प्लस सी प्लस एच माइनस ए टाइम्स बी माइनस सी अपॉन में एच। ए टाइम्स बी एच से एच मर गया तो स्लोप मेरा 1 आ गया। ग्रेडियंट कितना आ गया? 1 आ गया। असलियत में कोई चीज़ समझना पढ़ना टफ होता है। जो भी मस्ती मजाक में आजकल एनिमी में चीज़ें बना के समझाने की कोशिश कर रहे हैं मूवीज़ के रिस्पेक्ट में, कोई फ़ायदा नहीं है। चीज़ें जो हैं समझने में टाइम एफर्ट हार्डवर्क लगता है, जब तक माइंड में पेन ना शुरू होना शुरू हो जाए तब तक तुम इनफ पढ़े नहीं हो। या सेम गोज टू जब तुम जिम कर रहे होते हो, जब तक तुम इनफ एक्सरसाइज नहीं किया कि तुम्हारे शरीर का हाथ पर बिल्कुल बिल्कुल लगभग टूट गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, तब तक तुमने ठीक से एक्सरसाइज नहीं किया। हम्म। मैथ्स डेफिनेशन तो दोनों में सेम चीज़ें अप्लाई होती है मेरे ख्याल से। तो चाहे तुम बॉडी बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, एथलीट हो, या कुछ भी फिटनेस कर रहे हो, या फिर तुम पढ़ाई कर रहे हो, जब तक तुम्हारे सिर में दर्द ना होना शुरू हो जाए, तुम मस्ती मजाक कर रहे हो, तब तक तुमने अपने फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल ही नहीं किया है। सिर में दर्द होना बहुत ज़रूरी है रात को सोने से पहले। अ, ठीक है, कैलकुलस से करके देखते हैं। क्या यहाँ तक चीज़ें सेम रहेंगी? डी इक्वल टू ए टाइम्स बी प्लस सी, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सी ले रहे हैं अब यहाँ पर बस। ठीक है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सी ले रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सी ले रहे हैं, और यहाँ पर भी विद रिस्पेक्ट टू सी ही ले रहे हैं। तो सी बना रही है पूरी दुनिया सबको। तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो कि डेरिवेटिव ऑफ ए टाइम्स बी अपॉन डेरिवेटिव ऑफ सी प्लस डी सी बाई डी सी। अब ए और बी कांस्टेंट है यहाँ पर, तो कांस्टेंट अगर ए और बी कांस्टेंट है तो ए टाइम्स बी भी एक नया कांस्टेंट बनाएंगे। अगर ए टाइम्स बी एक नया कांस्टेंट बनाएंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाता है, और सेम नंबर का डेरिवेटिव हमेशा क्या रहता है? 1 रहता है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, दिस टेंड्स टू 1। सो योर सी डॉट ग्रेड इज इक्वल टू 1। सी डॉट ग्रेड इज इक्वल टू 1, और ये बाय कैलकुलस है। और फिर जो है आखिरी चीज़ आती है, अगर ये 1 है, सी की वैल्यू कितनी है इस समय हमारे पास? क्या सी की वैल्यू हमारे पास 10 है? क्या सी की वैल्यू से कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता है ना, स्लो ग्रेडियंट तो 1 है। सी की वैल्यू 1 है, ग्रेडियंट 1 है। ठीक है, सी की वैल्यू 10 है। इस पोजीशन पर ग्रेडियंट जो है वो 1 है। किसका 1 है ग्रेडियंट? सी का। ग्रेडियंट जो है वो 1 है इस समय। तो ग्रेडियंट 0 से बड़ा है, सी जो है 0 से बड़ा है। सी इज़ ग्रेटर देन 0, डी इज़ ग्रेटर देन 0। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, टू डिक्रीज डी टू 0, अब तुम इंक्रीज करोगे सी को या डिक्रीज करोगे? अब तुम सोचो, सी 0 से बड़ा है, ग्रेडियंट 0 से बड़ा है, तो अगर मैं सी को बढ़ाऊंगा तो डी पहले से पॉजिटिव था और पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं सी को घटाना चाहूंगा। सो वी विल डिक्रीज सी। क्या कोड में देख लें इसको? कोड में देखते हैं। क्या मैं इसको कमेंट कर दूं पूरा? कर देता हूँ। क्या मैं इसको रिकैलकुलेट कर लूँ? कर देता हूँ।
क्या मैं h इक्वल टू पॉइंट 0001 कर दूं? क्या मैं फिर c को ज़रा सा बढ़ा दूं? क्या मैं d अंडरस्कोर c को a टाइम्स b प्लस सी कैलकुलेट कर लूं? क्या मैं प्रिंट कर लूं d को पुराने वाला नया वाला, फिर मैंने स्लोप निकाल दिया पुराने वाले में से नए वाले में से पुराने वाला घटा के, और फिर करा तो क्या 0.991, इसका मतलब थोड़ा सा h शुड बी सफिशिएंटली स्मॉल, राइट? अबे सॉरी, दो बारी कर दिया ना। 0.9999 विच इज क्लोजली इक्विवेलेंट टू योर 1। ये नहीं सुधरेंगे साला। ले भाई 1। ठीक है, तो यहाँ तक बातें जब समझ में आ गई हैं, हर जगह से सब कुछ समझ में आ गया है, मैंने क्या समझाया समझ में आ गया है। ऑब्जर्वेशन क्या थी? पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगर d इज इक्वल टू a टाइम्स b प्लस सी है, तो a का जो ग्रेडियंट था वो b था, b का ग्रेडियंट a था, c का ग्रेडियंट 1 था। c का ग्रेडियंट 1 का मतलब ये है कि आउटपुट के रिस्पेक्ट में कैसे d चेंज होएगा c के रिस्पेक्ट में। ठीक है, a डॉट ग्रेड का मतलब क्या था कि d कैसे चेंज होएगा a के रिस्पेक्ट में, राइट? ऐसे b कैसे चेंज होएगा, d कैसे चेंज होएगा b के रिस्पेक्ट में। तो अब अगर मैं कंक्लूजन के तौर पर यहाँ पर लिख दूँ, कंक्लूजन के तौर पर अगर मैं लिखूं, अगर d जो है मेरा a टाइम्स b प्लस c है, सो a डॉट ग्रेड दैट इज dd बाय da इज इक्वल टू b, b डॉट ग्रेड विच इज इक्वल टू dd बाय db विच इज इक्वल टू a, और आखिरी चीज c डॉट ग्रेड विच इज इक्वल टू dd बाय dc विच इज इक्वल टू 1। सॉरी यार, मैं स्क्रीन दिखाना भूल गया। Shit, man। इतनी सी चीज़ लिखी है भाई, जो पर्पल कलर में चीज़ लिखी हुई है ना, इतनी सी चीज़ ही मैंने लिखी है कि कंक्लूजन के तौर पे ऐसा है, ग्रेडियंट ए बी और सी का, ए का ग्रेडियंट बी, बी का ग्रेडियंट ए, सी का ग्रेडियंट 1। तो जब हमने ए टाइम्स बी प्लस सी करा ना, अब न्यूरल नेटवर्क के रिस्पेक्ट में समझो, सो दिस इज़ योर फॉरवर्ड पास। कुछ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हुआ, दैट इज़ योर फॉरवर्ड पास। रेल्यू वगैरह भी आगे आएगा, ड्रॉप आउट वगैरह बाद में आएगा। अभी सिंपल चीज़ समझो, एक इनपुट लिया, ए टाइम्स बी प्लस सी करा, डैट इज़ योर फॉरवर्ड पास। एक लॉस फंक्शन निकालेंगे, ऐसा नहीं कि ए टाइम्स बी प्लस सी डी जो है वो तुम्हारा लॉस फंक्शन है, ऐसा नहीं है। अभी एज्यूम करा है बस, और कुछ नहीं। प्रेडिक्शंस जो एक्चुअल प्रेडिक्शन थी और तुमने क्या प्रेडिक्ट करा है, उन दोनों के बीच का आमतौर पे सबसे बेसिक वाला लॉस ले सकते हैं हम, मिन मैक्स लॉस क्या बोलते हैं उसका, नाम भूल गया मैं। उसके रिस्पेक्ट में जो है लॉस फंक्शन आता है, हम कैलकुलेट करेंगे फिर ए बी सी। अब यहाँ पर ए बी सी की जगह तुम्हारे वेट होंगे। हमें बस इतना पता होना चाहिए कि ग्रेडियंट ज़ीरो से बड़ा है और करंट वेट जो है मेरा तो ज़ीरो से बड़ा ही रहेगा। तो लॉस हमें मिनिमम टू ज़ीरो लाना है, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो चाहे वो नेगेटिव साइड हो। ठीक है, वो हम देखेंगे कि हम सिंपली जो है प्लस इक्वल टू कर देते हैं ग्रेडियंट के साथ, जो भी होता है उससे हमारी मोस्ट ऑफ दी चीज़ें एफिशिएंटली रिजॉल्व हो जाती हैं। जब बैकवर्ड प्रोपोगेशन करेंगे तब देखेंगे। तो फॉरवर्ड पास तो यहाँ पर हमारा लगभग लगभग ख़त्म सा ही हुआ है थ्योरी वाइज में। कोड वाइज में अभी हमें समझनी है चीज़ें। क्या चीज़? क्योंकि ये है हमारा एक तरीके का फॉरवर्ड पास। अगर ये न्यूरॉन्स हैं मल्टीपल और ये इनपुट जो है वो लेते हैं, तो हर जगह ए टाइम्स बी प्लस सी ही हो रहा है हर न्यूरॉन में, और वो आगे पास करते हैं, फिर दोबारा यहाँ पर अपने खुद के वेट होते हैं। या ऐसे ही कितनी ही लेयर्स हो सकती हैं, अनगिनत 1024 हो सकती है, मतलब 1024 न्यूरॉन, 1024 न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड हैं, फिर आगे बढ़ा आउटपुट निकाला, फिर आगे बढ़े आउटपुट निकाला, फिर आगे बढ़ा आउटपुट निकाला, और फिर जो है ये पूरा काम हुआ। अंडरस्टूड? यहाँ पर आपका ग्रेडियंट और स्लोप खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम ये देखने की कोशिश करेंगे इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, जो आपने अभी ये ए टाइम्स बी प्लस सी करा है ना। अच्छा, क्या मुझे हमेशा ये चीज़ स्टोर करवानी पड़ेगी कि भाई ए टाइम्स बी आपने करा, तो क्या मैं चाहूँगा कि मुझे हमेशा पता रहे कि ये करके सी आया है। ठीक है, फिर डी डी ए मल्टीप्लाई, सॉरी, ए और बी करके दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास ए टाइम्स बी मिला है। फिर जो है यहाँ पर प्लस करके मुझे ए टाइम्स बी प्लस सी मिला है, दिस इज़ माई डी। तो ये जो एंटायर चीज़ हो रही है,
इसका फॉरवर्ड पास इसको कहते हैं। इसको कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्यों, जब भी मैं ए टाइम्स बी निकाल रहा हूँ ना, मुझे ये मेंटेन करना है कि किससे बना है, इसके पिछले चाइल्ड नोड क्या थे। जब भी मैं ए टाइम्स बी प्लस सी निकाल रहा हूँ तो मुझे पता करना है कि किससे बना और इसके चाइल्ड नोड क्या थे। क्यों, ए टाइम्स बी विल बी और न्यू नोड से ई। क्यों, क्या कहोगे, ए है, बी है, सी है, ए टाइम्स बी है तो ई बना, फिर ई में सी जोड़ा तो डी बना। ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ई आया कहाँ से है। ई आया मेरा मल्टीप्लाई से और ए और बी से। ठीक है, ये और ये तो लेबल जानना चाहता हूँ, चाइल्ड जानना चाहता हूँ, और क्या जानना चाहता हूँ मैं, एक्सप्रेशन जो है फाइनली वो जानना चाहता हूँ। साथ में मैं इस एक्सप्रेशन का ग्रेडियंट भी जानना चाहता हूँ। क्या मैं ग्रेडियंट अभी किसका निकाला है, ए बी और सी का, क्या मैं ए टाइम्स बी करके जिसको मैं ई बोल दूँ, क्या मैं ई डॉट ग्रेड निकाल सकता था, क्या वो भी बना था, ऑब्वियसली आता, क्योंकि सी डॉट ग्रेड वन था और डी और ई प्रोपोर्शनल होते, बट हमने नहीं निकाला। निकाल सकते थे। हर ऑपरेशन के चाइल्ड को लेबल को स्टोर करना चाहते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि जब न्यूरल नेटवर्क में हम जब फॉरवर्ड पास के बाद बैकवर्ड की तरफ चलेंगे तो हर एक का वेट अपडेट होगा। ठीक है, उसके लिए हर एक का ग्रेडियंट चाहिएगा, इसलिए जो है हमें मेंटेन करना पड़ेगा। अगली क्लास से हमें क्लास लिखेंगे, जो हमने वैल्यू क्लास सबसे पहले लेक्चर में देखी थी कि ए एक वैल्यू क्लास होगी, ऑफिशियल माइक्रोग्राड, ये माइक्रोग्राड में होगी, और जब आप पाई टॉर्च करोगे तो ये आपका टेंसर होगा, टेंसर क्लास में कहेगा। अच्छा, अब समझे कि भाई मुझे क्लास क्यों लिखनी पड़ेगी और नॉर्मल इंटीजर से इंटीजर मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकता। क्यों, जब भी मैं ए टाइम्स बी कर रहा हूँ तो मुझे स्टोर क्या कराना है, मुझे स्टोर ये कराना है कि ई जो बन के आया है वो किससे बन के आया है, और उसके चिल्ड्रन क्या थे, या चिल्ड्रन कह दो यार, पेरेंट कह दो, अब ये कुछ भी कह दो, नाम है, प्रीवियस कह दो, प्रीवियस ज़्यादा बेटर है, ये समझना होगा। मैं बस इतना देख लूँ कि कुछ और तो नहीं रहा है ना इसके अंदर। जो मैं आज के उसमें बताना चाहता था। हम्म, अगले लेक्चर से कोड करना शुरू करेंगे, फॉरवर्ड पास, मल्टीप्लाई प्लस को इम्प्लीमेंट करेंगे, डंडर फंक्शन क्या होता है पाइथन में, क्लास क्या होता है, किसी को नहीं पता तो पढ़ के आना थोड़ा बहुत, नहीं तो वरना हम बताएंगे ही। तब तक के लिए थैंक यू।